जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शंक और डेटा से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। इससे पहले ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो देखते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है, संक और डेटा का मूलभूत लक्षण नहीं है। दोस्तों संक और डेटा के मुख्य रूप से 3 मूलभूत लक्षण हैं। पहला पृष्ठ रज्जु, तंत्रिका रज्जु और क्लोम छिद्र। क्रोम हो रखा है, क्लोम छिद्र। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना संक और डेटा का मूलभूत लक्षण है, और यही क्या है, कॉर्ड डेटा और नॉन कॉर्ड डेटा के बीच अंतर भी है। ठीक है, अगर कॉर्ड डेटा और नॉन कॉर्ड डेटा के बीच अंतर करोगे तो 3 मुख्य अंतर ये हो गई। अगला क्वेश्चन, यूरो कॉर्ड डेटा व सिपैले कॉर्ड डेटा को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों जो कॉर्ड डेटा है, कॉर्ड डेटा को प्रोटो कॉर्ड डेटा और वर्टिब्रेटा में बांटा गया है। प्रोटो कॉर्ड डेटा को यूरो कॉर्ड डेटा और सिफैलो कॉर्ड डेटा में बांटा गया है। किसके अंतर्गत प्रोटो कॉर्ड डेटा को बांटा गया है? यूरो कॉर्ड डेटा और सिफैलो कॉर्ड डेटा के अंतर्गत बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के सभी प्राणी समुद्री होते हैं। दोस्तों जो पूछ रहा है किस वर्ग के सभी प्राणी क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। तो जो सभी प्राणी जैसे या समुद्री जलीय जीव आते हैं तो प्रोटोकॉर्ड डेटा के अंतर्गत आते हैं। सभी प्राणी क्या होते हैं, जलीय होते हैं। प्रोटोकॉर्ड जिसको किस में बांटा गया है, यूरो कॉर्ड डेटा और सिफैलो कॉर्ड डेटा के अंतर्गत बांटा गया है। ठीक है, और जो यूरो कॉर्ड डेटा और सिफैलो कॉर्ड डेटा के अंतर्गत बांटा गया है। और यूरो कॉर्ड डेटा का जो मुख्य लक्षण है वो अधोगामी रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग के प्राणी ब्यूरल ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों जो ब्यूरल ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जन करते हैं तो यूरो कॉर्ड डेटा करते हैं। अगर पूछा जाए कि यूरो कॉर्ड डेटा का उत्सर्जी अंग है तो यूरो कॉर्ड डेटा का उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा, ब्यूरल ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधोगामी रूपांतरण किसका विशिष्ट लक्षण है। अभी मैंने आगे बताया यूरो कॉर्ड डेटा का विशिष्ट लक्षण है। जो यूरो कॉर्ड डेटा और सिफैलो कॉर्ड डेटा है वो प्रोटो कॉर्ड डेटा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, सिफैलो कॉर्ड डेटा वर्ग के प्राणी होते हैं। दोस्तों जो सिफैलो कॉर्ड डेटा के वर्ग के प्राणी होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, जबकि जो यूरो कॉर्ड डेटा के प्राणी होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। एक मुख्य अंतर देखो यूरो कॉर्ड डेटा और सिफैलो कॉर्ड डेटा के अंतर्गत। जो यूरो कॉर्ड डेटा है उसमें मेरु रज्जु केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है, जबकि सिफैलो कॉर्ड डेटा में जो मेरु या नोटोकॉर्ड होती है, मेरु रज्जु होता है, वो सिर से पूंछ तक विकसित होती है। ठीक है, और यूरो कॉर्ड डेटा के जो शरीर का आवरण होता है किसका बना होता है, तो ट्यूनिसिन का बना हुआ शरीर का आवरण होता है। बाहरी कोश का भित्ति जो बनी होती है ट्यूनिसिन की होती है। अगला क्वेश्चन, एम्फीऑक्सस किस वर्ग के प्राणी है। दोस्तों जो एम्फीऑक्सस है वो सिफैलो कॉर्ड डेटा का प्राणी है। एम्फीऑक्सस के अगर स्थान पे अगर इसने पूछा कि ब्रैंकियोस्टोमा को ही क्या कहा जाता है, ब्रैंकियोस्टोमा को ही एम्फीऑक्सस कहते हैं। और ये किसका प्राणी है, सिफैलो कॉर्ड डेटा का प्राणी है, जो एक लिंगी होते हैं और जो जिनकी नोटोकॉर्ड होती है सिर से पूंछ तक विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, धरती पर पहला वर्टिब्रेटा प्राणी है। दोस्तों मैंने कहा था कि कॉर्ड डेटा को प्रोटो कॉर्ड डेटा और वर्टिब्रेटा में बांटा गया है। जो प्रोटो कॉर्ड डेटा है, प्रोटो कॉर्ड डेटा को यूरो कॉर्ड डेटा और सिफैलो कॉर्ड डेटा में बांटा गया है। अब जो वर्टिब्रेटा आते हैं, वर्टिब्रेटा धरती पर जो पहला वर्टिब्रेटा है वो ऑस्टेकोडर्मी है। कौन है, ऑस्टेकोडर्मी है। और जो वर्टिब्रेटा प्राणी है इनका शरीर जो होता है सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। विकसित जैविक तंत्र पाया जाता है। ठीक है, और जो ये वर्टिब्रेटा है इसी को अनेस्टोमेटा और नेस्टोमेटा में बांटा गया है। याद रखना, आगे आ जाएगा। निम्न में से किस वर्ग को अनेस्टोमेटा और नेस्टोमेटा में बांटा गया है, तो वर्टिब्रेटा को क्या किया गया है, अनेस्टोमेटा और नेस्टोमेटा में बांटा गया है। अनेस्टोमेटा का अर्थ है बिना जबड़े वाले, जिनमें बिना जबड़ा नहीं था, और नेस्टोमेटा के अंतर्गत क्या आए, जबड़े वाले, यानी जिनमें जबड़ा उपस्थित था वो अनेस्टोमेटा के अंतर्गत आए, और जिनमें क्या था, जबड़ा उपस्थित था वो नेस्टोमेटा के अंतर्गत, नेथेस्टोमेटा के अंतर्गत आ गई। अगला क्वेश्चन, बाह्य परजीवी प्राणियों को निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों जो बाह्य परजीवी प्राणी हैं वो आते हैं आपके साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मैंने कहा वर्टिब्रेटा
जो कॉर्डेटा था प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा के अंतर्गत। वर्टिब्रेटा को मैंने कहा अनेस्तोमेटा और नेस्तोमेटा के अंतर्गत बांटा गया है। जो अनेस्तोमेटा है उसी को उस बांटा रखा गया है, उसका एक रखा गया है साइक्लोस्टोमेटा में बांटा गया है। और जो साइक्लोस्टोमेटा के प्राणी होते हैं वो बाह्य परजीवी होते हैं, मुख्य रूप से मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनमें बिना जबड़ों के चूसक होते हैं, यानी ऑलरेडी अनेस्तोमेटा के अंतर्गत आता है तो इनमें क्या नहीं होगा, जबड़ा नहीं होगा। जो कपाल और मेरुदंड होता है इनका उपास्थिल का बना हुआ होता है, ठीक है। और मुख्य चीज़ है कि जनन के जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, जनन के कुछ दिन पश्चात ये मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वेग फिश को निम्न में से किसके अंतर्गत रखा गया है? तो जो वेग फिश है इसे साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत रखा गया है। वेग फिश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मिक्सिन के नाम से जाना जाता है, मिक्सिन, ठीक है। वेग फिश बोलो या मिक्सिन बोलो। लैम्प्रे, लैम्प्रे भी किसके अंतर्गत आता है? साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत आता है। तो साइक्लोस्टोमेटा के संबंध में समझ लो कि बाह्य परजीवी होते हैं, मछलियों के परजीवी होते हैं। इनका मेरुदंड और जो कपाल बना होता है उपास्थिल का बना होता है, बिना जबड़ों के चूसक होते हैं और जनन के कुछ दिन पश्चात मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शीत रक्त जंतुओं को रखा गया है। शीत रक्त जंतुओं को किस में रखा गया है दोस्तों? पिसीज वर्ग में रखा गया है या मत्स्य वर्ग में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्टिब्रेटा था, वर्टिब्रेटा को अनेस्तोमेटा और नेस्तोमेटा में बांटा गया था। जो नेस्तोमेटा था, नेस्तोमेटा को बांटा गया पिसीज वर्ग में और टेट्रापोडा में। पिसीज वर्ग को बांटा गया किसमें? किसमें? ऑस्टियोकथाइस और कॉन्ड्रोकथाइस में। और टेट्रापोडा को बांटा गया एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया वर्ग में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग के प्राणी ब्रोंकाइल श्वसन करते हैं? तो दोस्तों जो ब्रोंकाइल श्वसन करते हैं वो करते हैं पिसीज वर्ग के प्राणी करते हैं, मत्स्य वर्ग के करते हैं। और ब्रोंकाइल श्वसन गुलफड़ों के द्वारा जो श्वसन होता है वो श्वसन कहलाता है क्या? ब्रोंकाइल श्वसन कहलाता है। और पल्मोनरी श्वसन कहलाता है जो फेफड़ों की सहायता से होता है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य का अंतःकंकाल बना होता है। दोस्तों जो पिसीज वर्ग का अंतःकंकाल बना होता है वो अस्थि और उपास्थि दोनों से बना हुआ होता है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अस्थि से जिनका कंकाल बना होता है वो ऑस्टियोकथाइस कहलाते हैं और जिनका उपास्थि से बना हुआ अंतःकंकाल होता है कॉन्ड्रियोकथाइस कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिसीज वर्ग का हृदय होता है। दोस्तों जो मत्स्य वर्ग का हृदय होता है वो दो वैश्मी हृदय होता है। क्या होता है? दो वैश्मी हृदय होता है। किसका? मत्स्य वर्ग का जो हृदय होता है दो वैश्वी हृदय होता है। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इनका जो हृदय होता है उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अगर पूछा जाए किसके हृदय में अशुद्ध रक्त बहता है तो पिसीज वर्ग या मत्स्य वर्ग का जो हृदय है उसमें क्या पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पिसीज वर्ग का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जो पिसीज वर्ग का अध्ययन कहलाता है वो इक्थियोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी क्या कहलाता है? मत्स्य वर्ग का अध्ययन कहलाता है। बैट्रिकोलॉजी जो कहलाता है उभयचर का अध्ययन क्या कहलाता है? बैट्रिकोलॉजी कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है। और ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। याद रखना, इक्थियोलॉजी, बैट्रिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कुत्ता मछली के नाम से जानी जाती है। दोस्तों जो डॉग फिश है, कुत्ता स्पेशल अलग लग रहा है हिंदी में, जो डॉग फिश है डॉग फिश के नाम से किसको जाना जाता है? स्काइलोडॉन को जाना जाता है। डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? जरायुज है। जरायुज है मतलब विविपोरस। जरायुज है मतलब बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। और भारत की मांसाहारी शार्क किसे कहा जाता है? तो भारत की जो मांसाहारी शार्क के नाम से भी डॉग फिश को स्काइलोडॉन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्वच्छ जल की मछली खाई नहीं जाती है? दोस्तों स्वच्छ जल की मछली है लेकिन फिर भी खाई नहीं जाती है तो वो मछली है ट्रेटाडोन कुटकुटिया। ट्रेटाडोन कुटकुटिया मछली है जो स्वच्छ जल में पाई जाती है लेकिन खाई नहीं जाती, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? विष पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या नहीं होती है? खाई नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जरायुज मछली है। दोस्तों स्काइलोडॉन अभी मैंने कहा जरायुज मछली है क्योंकि ये बच्चों को क्या करती है? जन्म देती है। मांसाहारी शार्क के नाम से अगर पूछे मांसाहारी शार्क किसे कहा जाता है तो स्काइलोडॉन डॉग फिश को कहा जाता है। भारत की लड़ाकू शार्क किसे कहते हैं? स्काइलोडॉन को कहा जाता है। शिकारी मछली के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो भी स्काइलोडॉन को जाना जाता है। ये 4-5 क्वेश्चन है इसके। अगला क्वेश्चन, अलवणीय जल की मछली नहीं है। दोस्तों जो अलवणीय जल की मछली नहीं है, जो अलवणीय जल की मछली नहीं है कौन सी नहीं है?
लोबियो, कतला, मंगूर, बेटा। बेटा क्या नहीं है? अलवणीय जल की मछली नहीं है। दोस्तों जो अलवणीय जल की मछली होंगी उनका जो अंतःकंकाल होगा ऑस्टियोकथाइस के अंतर्गत आता है। ऑस्टियोकथाइस के अंतर्गत आता है यानी अंतःकंकाल अस्थिका किसका सॉरी अस्थिका बना हुआ अंतःकंकाल होगा। हाँ, अस्थिका बना अंतःकंकाल होगा। तो ये क्या होंगे? अंडज होंगे यानी बाह्य निषेचन करेंगे। ठीक है, ये समझ लो ऑस्टियोकथाइस की मुख्य विशेषता है अस्थिका कंकाल होगा, वायु कोश उपस्थित होंगे, अंडज होंगे, बाह्य निषेचन करेंगे, मुख अग्र सिरे पर होगा। ये क्या है? ऑस्टियोकथाइस का मुख्य लक्षण है और इसी को लवणीय, अलवणीय और एक्वेरियम के अंतर्गत बांटा गया है। तो यहाँ पे जो अलवणीय जल की मछली नहीं है, बेटा नहीं है, लोबियो, कतला और मंगूर क्या है? अलवणीय जल की मछली है। लोबियो को क्या कहते हैं? रोहू मछली के नाम से जनरल रूप से जाना जाता है, जो तुम लोग खाते हो। कतला हो गई और मंगूर को कलेरियस के नाम से जाना जाता है। क्या? कलेरियस। ठीक है, तो ये अलवणीय जल की मछली है, लोबियो, कतला और मंगूर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लवणीय जल की मछली है। दोस्तों जो लवणीय जल की मछली है, जो लवणीय जल में पाई जाती है, वो मछली है कौन सा? एक्सोसिटस। एक्सोसिटस, लोबियो, कतला और मंगूर अभी मैंने कहा अलवणीय जल की मछली है, अलवणीय जल की मछली है, जबकि एक्सोसिटस है वो लवणीय जल की मछली है, लवणीय जल में पाई जाने। एक्सोसिटस को क्या कहते हैं? उड़न मछली के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे उड़न मछली किसे कहा जाता है तो एक्सोसिटस को कहा जाता है। और एक्सोसिटस के अलावा जो लवणीय जल की मछली है वो हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस, जिसे क्या कहा जाता है? घोड़ा मछली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक्वेरियम में प्रयोग की जाने वाली मछली है। दोस्तों जो एक्वेरियम में प्रयोग की जाने वाली मछली है वो बेटा है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है? अलवणीय जल की मछलियां हैं। तो जो बेटा है और एक और है टेरोफिलम, टेरोफिलम, ये दोनों की दोनों मछलियां क्या प्रयोग की जाती हैं? एक्वेरियम में प्रयोग की जाती हैं। बेटा को फाइटिंग फिश के नाम से भी जानते हैं, फाइटिंग फिश। अगर पूछे फाइटिंग फिश किसे कहा जाता है तो बेटा का जनरल रूप से जानते हैं। और टेरोफिलम को एंजल मछली के नाम से जाना जाता है। टेरोफिलम क्या है? एंजल मछली के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, आरा मछली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो आरा मछली के नाम से जाना जाता है वो प्रोस्टिस मछली को जाना जाता है, आरा मछली को। स्काइलोडॉन में बोल चुका हूँ, डॉग फिश के नाम से जाना जाता है, डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। किसको? स्काइलोडॉन को। प्रोस्टिस हो गई आरा मछली। कॉर्कोरेडॉन को कहते हैं सफ़ेद शार्क। अगर पूछे सफ़ेद शार्क के नाम से किससे जाना जाता है तो कॉर्कोरेडॉन को। और तारपीडो को विद्युत मछली के नाम से जानते हैं, विद्युत मछली के नाम से किसको जानते हैं? तारपीडो मछली को जानते हैं। ये चारों की चारों मछलियां कॉन्ड्रोकथाइस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। और कॉन्ड्रोकथाइस के अंतर्गत आती है मतलब उपास्थिका अंतःकंकाल होगा, वायु कोश अनुपस्थित होंगे, जरायुज होगा, अंतः निषेचन करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मछली को कॉन्ड्रोकथाइस वर्ग के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो जो कॉन्ड्रोकथाइस के अंतर्गत नहीं रखा गया, स्काइलोडॉन को नहीं रखा, स्काइलोडॉन तो आता है। प्रोस्टिस आरा मछली हो गई, कॉर्कोरेडॉन सफ़ेद शार्क हो गई, एक्सोसिटस को नहीं रखा गया है। और इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सोसिटस है इसी को मैंने आगे कहा था उड़न मछली कहा जाता है और एक लवणीय जल की मछली है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्ड्रोकथाइस वर्ग के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि किसके अंतर्गत आती है? ऑस्टियोकथाइस वर्ग के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, जल और थल दोनों जगहों पर पाए जाने वाले जीवों को रखा गया है तो एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। जो जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं उनको किसमें? एम्फीबिया वर्ग या उभयचर वर्ग भी इसी यही है, उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के प्राणी फेफड़ों, गलफड़ों और त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं? ये तीनों के द्वारा श्वसन करते हैं, फेफड़ों के द्वारा भी, गलफड़ों के द्वारा भी और त्वचा के द्वारा भी। तो वो वर्ग है एम्फीबिया वर्ग, जो तीनों के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उभयचर वर्ग का हृदय होता है। दोस्तों जो उभयचर वर्ग का हृदय होता है, उभयचर में क्या पाया जाता है? 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है। जबकि मछलियों का हृदय क्या था? 2 वैश्मी हृदय था। किसका? मत्स्य वर्ग का हृदय क्या था? तो 2 वैश्मी हृदय क्या? किसका? मत्स्य वर्ग का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उभयचर वर्ग के संबंध में असत्य है। बाह्य कर्ण की जगहों पे कर्णपटल पाए जाते हैं। सही है कि इनमें बाह्य कर्ण के स्थान पे क्या पाए जाते हैं? उभयचर वर्ग में कर्णपटल पाए जाते हैं। इसमें 2 जोड़ी पांव होते हैं। ये भी क्या है? सही है कि जो उभयचर वर्ग है इसमें 2 जोड़ी पांव पाए जाते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसमें नर और मादा क्या होती हैं? अलग अलग होती है एम्फीबिया वर्ग में। यह आंतरिक निषेचन करते हैं। ये क्या है? गलत है, क्योंकि जो एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है ये क्या करते हैं? बाह्य निषेचन की क्रिया करते हैं। नर और मादा अलग अलग तो होती हैं, लेकिन निषेचन कौन सी करती हैं? बाह्य निषेचन की क्रिया को करती हैं।
उभयचर वर्ग को निम्न में से किस वर्ग में बांटा गया है? दोस्तों जो उभयचर वर्गों को 3 वर्गों में बांटा गया है, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा में। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। देखो जो एपोडा के अंतर्गत आता है, एपोडा के अंतर्गत इक्तियोफिस को रखा गया है। इक्तियोफिस अगर पूछे किसके अंतर्गत आता है तो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि किसके अंतर्गत आता है? उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। यूरोडेला के अंतर्गत आता है सैलमेंड्रा। सैलमेंड्रा किसके अंतर्गत आता है? यूरोडेला के अंतर्गत। और एन्यूरा के अंतर्गत राना और हाइला को रखा गया है। राना और हाइला को रखा गया है। ठीक है, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पद हो गए पाद रहित उभयचर है। दोस्तों जो पाद रहित उभयचर कहा जाता है वो इक्तियोफिस को कहा जाता है। और इक्तियोफिस किसके अंतर्गत आता है? मैंने कहा था एपोडा के अंतर्गत, एपोडा क्लास में रखा गया है। हाइला को क्या कहते हैं? वृक्षाश्रयी मेंढक भी कहा जाता है। बूब को क्या कहते हैं? टोड कहते हैं। और राना टगरीना क्या हो गए? मेंढक हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों का युग कहलाता है। दोस्तों जो स्तनधारियों का युग कहलाता है, स्तनधारियों का युग कहलाता है किसको? इओसीन युग को कहते हैं, स्तनधारियों का युग कहते हैं। जुरासिक युग किसका युग का कहलाता है? सरीसृपों का युग कहलाता है। सरीसृपों का युग क्या कहलाता है? जुरासिक युग कहते हैं। इओसीन स्तनधारियों का युग कहते हैं। डेवोनिन युग किसका युग कहलाता है? तो जो डेवोनिन कहलाता है वो मछलियों का युग कहलाता है। मछलियों का युग क्या कहलाता है? डेवोनिन कहलाता है। और ऑर्डोविशिन अकशेरुकी का युग कहलाता है। अकशेरुकी का युग कहलाता है। ये 4 मुख्य क्वेश्चन है, जुरासिक, इओसिन, डेवोनिन और ऑर्डोविशिन। अगला क्वेश्चन, उभयचरों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जो उभयचरों का अध्ययन कहलाता है वो बैट्रिकोलॉजी कहलाता है। इक्तियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, रेंगकर चलने वाले प्राणियों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। किसको? रेंगकर चलने वाले प्राणी। अगला क्वेश्चन, सरीसृप वर्ग के प्राणी श्वसन की क्रिया करते हैं। जो सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं वो फेफड़ों से श्वसन करते हैं और इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी श्वसन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के प्राणियों में अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है? तो रेप्टिलिया वर्ग में अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। जो पिसिज वर्ग था 2 वैश्मी हृदय था। एम्फीबिया वर्ग में 2 अलिंद और 3 निलय थे, 3 कोष्ठीय था। रेप्टिलिया वर्ग में 3 कोष्ठीय बोलो या अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। किसमें? रेप्टिलिया वर्ग में पाया जाता है, अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल जो है इनमें पूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। किसमें? मगरमच्छ और घड़ियाल में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सरीसृप वर्ग के प्राणी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता? याद रखना, सरीसृप में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन सरीसृपों के आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जो सांप है, सांपों के आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। जो सांप है, सांपों के आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अमोनोटेलिक है। जो इनमें अमोनोटेलिक का मतलब होता है जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। और अमोनोटेलिक है मगरमच्छ, घड़ियाल। ठीक है, जो इनमें क्या है? कैमिलियन, सांपों के अमोनोटेलिक है, तो सीधे क्या होगा? घड़ियाल क्या है? इसमें अमोनोटेलिक है। जो इनमें सांप है, सांप क्या है? यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक, सांप और छिपकली यूरियोटेलिक है। अगला क्वेश्चन, सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों जो सरीसृपों का जो क्या कहलाता है? सरीसृपों का स्वर्ण युग कहलाता है वो मीसोजोइक काल को कहा जाता है। ये मैंने जैव विकास वाले में भी पढ़ाया था, जब जैव विकास कंप्लीट किया था वहाँ पे भी सारे कालों को बांटा है। तो जो सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है वो मीसोजोइक काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी है। सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की जो संयोजी कड़ी है वो आर्कियोप्टोरिक्स है। कौन है? आर्कियोप्टोरिक्स है। और आर्कियोप्टोरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सबसे, अगर पूछे जुरासिक युग का सबसे प्राचीन प्राणी कौन सा है तो वो भी कौन है? आर्कियोप्टोरिक्स सबसे प्राचीन प्राणी है। अगला क्वेश्चन, डायनासोर का विकास किस युग में हुआ? दोस्तों जो डायनासोर का विकास हुआ था वो मीसोजोइक युग में हुआ था। किसमें? मीसोजोइक युग में हुआ था। और जो डायनासोर थे किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, सरीसृप नुमा स्तनी कहा जाता है। सरीसृप नुमा स्तनी एकिडना को कहा जाता है। देखो एकिडना क्या है? सरीसृप और स्तनधारी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी है। कौन सा? एकिडना। ये क्या करती है? सरीसृप स्तनधारियों के समान क्या होते हैं? इसके शरीर पर बाल होते हैं और सरीसृपों के समान ये क्या करती है? अंडे देती है। इसीलिए इसको सरीसृप नुमा स्तनी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से सरीसृप है तो इनमें से जो सरीसृप है कौन सा है? स्पेनेडोन, लॉटिमेरिया, लिमुलस, ये सभी। तो इनमें से जो सरीसृप है, सरीसृप कौन है? स्पेनेडोन क्या है? सरीसृप है। जबकि जो लॉटिमेरिया है वो क्या है? एक मछली है। और लिमुलस क्या है? एक आर्थ्रोपोडा है। याद रखना, एक एक क्वेश्चन के साथ 5-5, 6-6 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एविज वर्ग के संबंध में असत्य कथन है। जो एविज वर्ग है, पक्षी वर्ग है, उसके अंदर संदर्भ में असत्य, इसका मुख्य लक्षण पंखों की उपस्थिति है। बिल्कुल सही है। पक्षियों के पंख अग्रपाद का रूपांतरण है, ये भी सही है। इनमें वायवीय अस्थियां पाई जाती हैं, ये भी सही है। ये बाह्य निषेचन करते हैं, ये गलत है। ये क्या करते हैं? आंतरिक निषेचन की क्रिया को करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग के पूंछ में यूरोपाइनल ग्रंथि पाई जाती है? जो ये यूरोपाइनल ग्रंथि है, इसी को तेलीय ग्रंथि या प्रीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये यूरोपाइनल ग्रंथि जो पाई जाती है वो एविज वर्ग में पाई जाती है। लेकिन जो शुतुरमुर्ग और तोता है उनमें तेल ग्रंथियां नहीं पाई जाती। अगर पूछे कि एविज वर्ग के किस प्राणी में यूरोपाइनल ग्रंथि, प्रीन ग्रंथि या तेल ग्रंथि नहीं पाई जाती है, तो वो कौन है? ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग और तोता है। अगला क्वेश्चन, एविज वर्ग के संबंध में सत्य है। दोस्तों, जो एविज वर्ग के संबंध में सत्य है, पक्षियों का वाक्यंत्र श्रिंक्स कहलाता है। सही है कि जो पक्षियों का वाक्यंत्र है वो क्या कहलाता है? श्रिंक्स कहलाता है। इनमें केवल बायां अंडाशय पाया जाता है। सही है, इनमें केवल एक अंडाशय पाया जाता है, जो क्या होता है? बायां अंडाशय होता है। पक्षियों की आंख में पैक्टिन रंजक पाया जाता है। ये भी क्या है? सत्य है कि पक्षियों की आंख में क्या पाया जाता है? पैक्टिन रंजक पाया जाता है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तन ग्रंथि निम्न में से किसका मुख्य लक्षण है? तो जो स्तन ग्रंथियों मुख्य लक्षण है वो मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आती हैं, या स्तनधारी वर्ग का मुख्य लक्षण है, उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों का युग कहलाता है। जो स्तनधारियों का युग कहलाता है जो इस सीनोजॉइक महाकाल को कहा जाता है। सीनोजॉइक काल को क्या कहा जाता है? स्तनधारियों का युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों का हृदय होता है तो 4 कोष्ठीय हृदय होता है। देखो, 2 वैश्मी हृदय किसका था? 2 वैश्मी हृदय मत्स्य वर्ग का था। 3 कोष्ठीय हृदय किसका था? उभयचर वर्ग का था। और पूर्ण 4 कोष्ठीय किसका था? सरीसृपों का हृदय था। और 4 कोष्ठीय हृदय स्तनधारियों का हृदय होता है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों का अध्ययन कहलाता है मैमोलॉजी कहलाता है। इकिथियोलॉजी जो कहलाता है मछलियों का अध्ययन। बैट्रिकोलॉजी उभयचरों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन। और मेमोलॉजी कहलाता है स्तनधारियों का अध्ययन। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित हैं प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ये सभी। यानी जो स्तनधारी वर्ग है उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, प्रोटोथीरिया के संबंध में सत्य है। प्रोटोथीरिया ये अंडे देते हैं। सही है कि जो प्रोटोथीरिया वर्ग के स्तनधारी हैं ये अंडे देते हैं। इनमें बाह्य कण अनुपस्थित होते हैं। इनमें चूचक विहीन स्तन पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? इसके लक्षण है कि ये अंडे देते हैं, बाह्य कण अनुपस्थित होते हैं, चूचक विहीन स्तन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रोटोथीरिया वर्ग का प्राणी है। जो प्रोटोथीरिया वर्ग का प्राणी है, एकिडना, डकविल्ड प्लेटिपस और ऑर्निथोकिन्स, ये सभी क्या है? प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, मेटाथीरिया के संबंध में सत्य है। मेटाथीरिया के संबंध में सत्य क्या है? यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। सही है कि जो मेटाथीरिया वर्ग के प्राणी हैं अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। इसमें चूचक मार्सुपिलियम थैली में खुलते हैं। और जो ये मार्सुपिलियम थैली होती है, जो अपरिपक्व बच्चे परिपक्व किस में होते हैं? तो मार्सुपिलियम थैली में होते हैं। किसके अंतर्गत? मेटाथीरिया के अंतर्गत। बाह्य कण पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी क्या है? मेटाथीरिया के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मेटाथीरिया वर्ग का प्राणी है। जो मेटाथीरिया वर्ग का प्राणी है वो कौन सा है? कंगारू है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है कंगारू राष्ट्रीय पशु। और जो डाइडेल्फिस है, डाइडेल्फिस इसके अंतर्गत आता है। कंगारू और डाइडेल्फिस है मेटाथीरिया के अंतर्गत आते हैं। अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। मार्सुपिलियम थैली में क्या होते हैं? इनमें जो बच्चे होते हैं वो परिपक्व होते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देने वालों को रखा गया है यूथीरिया के अंतर्गत रखा गया है, जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। और पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं कौन कौन? मनुष्य हो गई, जानवर हो गई, ठीक है, और लोमड़ी हो गई। अगला क्वेश्चन, उड़ने वाली लोमड़ी कहलाती है। दोस्तों, जो उड़ने वाली या फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किसको कहा जाता है? तो जो
लोमड़ी बोला मैं, चमगादड़। जो फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानी जाती है वो किसको जाना जाता है? चमगादड़ को जाना जाता है फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रतिध्वनि निर्धारण की क्षमता होती है। ये क्या करता है? तेज ध्वनि को निकालता है और जब वो ध्वनि टकरा के वापस आती है उसी ध्वनि को क्या करता है? ग्रहण करके प्रतिध्वनि अपने रास्ते का निर्धारण करता है। स्तनधारी की विशेषता है दोस्तों, जो स्तनधारियों की विशेषता है वो है एसिलस सेंट्रम। क्या है? स्तनधारियों की विशेषता है। जो प्रोसिलम सेंट्रम है, प्रोसिलम सेंट्रम किसकी है? सरीसृप और उभयचरों की विशेषता है। और हेट्रोकोलस सेंट्रम जो है वो पक्षियों की विशेषता है। ये 3 क्वेश्चन है, एसिलस सेंट्रम, प्रोसिलम सेंट्रम और हेट्रोसेंट्रम। तो यहाँ पे हमने संघ कॉर्डेटा के ऑफिशियली 57 थे, लेकिन एक एक क्वेश्चन के साथ 5-5 क्वेश्चन है, तो लगभग 100 से अधिक क्वेश्चनों को कवर किया।